नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत जेल की सलाखों से अब बाहर हैं और राउत को पात्रा चाल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेल मिली है और जेल से रिहा होने के बाद संजय राउत घर पहुंचे किसके, जहां उनकी आरती उतारी गई अपने घर और उनका स्वागत किया गया। उधर राउत के बोल मुंबई से दिल्ली तक सियासी रास्ता भी तलाशते हुए दिख रहे हैं। ढोल नगाड़े के साथ जश्न की ये तस्वीरें संजय राउत के जेल से रिहा होने के बाद की हैं। ठाकरे गुट के सबसे कद्दावर नेता संजय राउत जिस ठसक के साथ 3 महीने पहले जेल गए थे, उसी अंदाज में वो जेल से बाहर भी आए। आर्थर रोड जेल से रिहा होने के बाद रात 10:30 बजे संजय राउत अपने भांडुप स्थित घर पहुंचे, जहां पहले से इंतजार में खड़ी मां को गले लगाया और फिर मां ने राउत की आरती उतारी। इस वक्त राउत का पूरा परिवार भी उनके सामने था। इतना ही नहीं, राउत के भव्य स्वागत में बाकायदा मंच भी बनाया गया था और बैनर पर लिखा था सत्यमेव जयते। यहां राउत के स्वागत में खड़े कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बनता था। राउत की बेल की खबर आते ही मुंबई में जगह जगह ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने गुलाल उड़ाकर खुशी मनाई। दूसरे शहरों में भी उनकी रिहाई को लेकर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। 1 अगस्त को गिरफ्तार हुए संजय राउत को 3 महीने बाद जमानत मिली है। जेल से रिहाई के बाद संजय राउत ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि वे सच्चे आदमी हैं। उन्हें जानबूझकर इस मामले में फंसाया गया है। देखिए, न्यायालय के ऊपर हमारा विश्वास है, जांच एजेंसी के ऊपर भी विश्वास है। न्यायालय ने जो कहना है कह दिया है कि किस तरह से मुझे फंसाया गया है, न्यायालय का कहना है। अरेस्ट वॉज कम्प्लीटली इलीगल, ये न्यायालय ने कहा है। संजय राउत की जमानत पर ठाकरे गुट के साथ कांग्रेस और एनसीपी ने भी खुशी जताई। बहुत सारे लोगों को ईडी का डर दिखाया और वो शिंदे ग्रुप में चले गए, मगर संजय राउत जी जो हमारे नेता हैं, खासदार हैं, उनको भी डर दिखाया था। वो डरे नहीं, एक योद्धा की तरह वो लड़े और आज उनको जमानत भी मिली। कोर्ट की आभारी हूँ कि उन्होंने ये अच्छा निर्णय दिया है। ये नवाब भाई हो, अनिल देशमुख जी हो, संजय राउत जी हो, हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज़रूर न्याय प्रक्रिया पे हम विश्वास रखते हैं और हमें न्याय ज़रूर। ये जो कार्रवाई की गई थी, ये भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक दृष्टिकोण से की थी, इसमें कोई दो राय नहीं। जो भी भाजपा के खिलाफ बोलेगा, भाजपा के नेताओं के खिलाफ बोलेगा, उनके ऊपर ईडी और ये सभी सीबीआई जैसी राष्ट्रीय जांच एजेंसियां कार्रवाई करती है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत को 2 लाख के मुचलके पर जमानत दी गई। ईडी की तरफ से फैसले पर स्टे की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने मांग को खारिज कर दिया था। ईडी ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए समय मांगा था, जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया। कोर्ट की नामंजूरी के बाद ईडी ने हाई कोर्ट का रुख किया, जिस पर आज सुनवाई भी होनी है। मुस्तफा शेख और देवेश सिंह के साथ विद्या, आज तक ब्यूरो। तो जेल से बेल मिली, बाहर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको हम सुनवाते हैं उनकी प्रतिक्रिया। अगर किसी को भी गलत इल्जाम में जेल भेजा जाता है तो वो गलती है किसी के लिए। मैं नहीं मानता हूं, मैं मेरे बारे में बोल रहा हूं। अनिल देशमुख जी के बारे में भी हाईकोर्ट ने जो निरीक्षण दिया वो देखने लायक है। लेकिन ठीक है, कल के ऑर्डर से इस देश की न्याय व्यवस्था के ऊपर का विश्वास लोगों का जो है, न्याय मंदिर जिसे हम कहते हैं, उसका बढ़ गया है। डेफिनेटली मिलूंगा मैं। दोनों नेताओं ने हमेशा मेरी फिक्र की है, जब मैं अंदर था मेरे परिवार की फिक्र की है, बार बार मदद करते रहे हैं। तो मैं सभी को मिलूंगा। मैं 2-4 दिन में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को भी मिल रहा हूं। कुछ लोगों के कामों के लिए मैं मिलना चाहता हूं उनको, कि राज्य का जो कारभार है उप मुख्यमंत्री चला रहे हैं। जो मेरा निरीक्षण है
कि इस राज्य का नेतृत्व आज भी फडणवीस जी कर रहे हैं, अनुभवी नेता है और बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय मैं उनके मुंह से सुन रहा हूं और जो मेरा काम है सरकारी वो उनके डिपार्टमेंट में। मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वो राज्य का होता है। प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी एक पार्टी का नहीं होता। मैं दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री से मिलूंगा और अमित शाह साहब से मिलूंगा, गृह मंत्री है देश के, और उनको भी बताऊंगा क्या हो गया मेरे साथ। और अब ब्रिटेन से आई एक उम्मीद भरी खबर है, जहां भारत से 13,600 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करके फरार भगोड़े नीरव मोदी को लंदन की अदालत से बड़ा झटका लगा है और लंदन में हाईकोर्ट ने नीरव मोदी की अर्जी खारिज कर दी है। नीरव मोदी ने अपने भारत प्रत्यर्पण किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। अब नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता तकरीबन साफ हो चुका है। सब कुछ अगर ठीक रहा तो ब्रिटेन ने उसे राजनीतिक शरण नहीं दी तो दिसंबर महीने में भी नीरव मोदी को भारत लाना संभव हो। अब लंदन के हाईकोर्ट ने नीरव मोदी की अर्जी को खारिज करते हुए उसके भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ कर दिया है। नीरव मोदी ने भारत प्रत्यर्पित किए जाने से बचने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 3 और प्रत्यर्पण कानून 2003 के सेक्शन 91 के तहत अपनी मानसिक स्थिति का बहाना बनाकर चुनौती दी थी। नीरव मोदी ने अदालत में दलील दी कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और डिप्रेशन में उसके खुदकुशी करने का भी खतरा है। हालांकि हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को काफी पुख्ता बताया और नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने के आदेश को बरकरार रखा। अब नीरव मोदी के सामने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का विकल्प बचा हुआ है, लेकिन उसके लिए नीरव मोदी को 14 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देनी होगी और बताना होगा कि उसकी अर्जी जनहित के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मुश्किल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देने के लिए नीरव मोदी को हाई कोर्ट से ही प्रमाण पत्र लेना होगा कि नीरव का मुद्दा जनहित के लिए महत्वपूर्ण है। मोदी के पास कई दरवाजे हैं जो वो खटखटा सकते हैं। पहला सुप्रीम कोर्ट का, हालांकि यहाँ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आमतौर पर लॉयर्स ये सजेस्ट नहीं करते क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल रास्ता है। दूसरा रास्ता और दरवाज़ा ये है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का, जहाँ नीरव मोदी अपनी दरख्वास्त लगा सकते हैं। और तीसरा वो रास्ता जो विजय माल्या ने भी अख्तियार किया, पॉलिटिकल असाइलम का। पॉलिटिकल असाइलम और एक्सट्रेडिशन केस में एक अंतर है। एक्सट्रेडिशन केस पब्लिक के सामने होता है, प्रोसीडिंग्स सबके सामने की जाती है, लेकिन पॉलिटिकल असाइलम कॉन्फिडेंशियल केस होता है। कौन करता है, किस बिना पर किया जाता है, इसकी पूरी जानकारी कॉन्फिडेंशियल होती है। नीरव मोदी क्या रास्ता इख्तियार करते हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त वो वॉन्सवर्थ प्रिजन में है और मार्च 2019 से वही कैद है। नीरव मोदी को राजनीतिक शरण नहीं मिले तो अब अदालती राहत के रास्ते तकरीबन खत्म हो चुके हैं और जिस तरह भारत और ब्रिटेन के रिश्ते हैं, ब्रिटेन में ऋषि सुनक की सरकार है, वैसे में प्रत्यर्पण कानून के मुताबिक ब्रिटेन का कोई कैबिनेट मिनिस्टर भी अब नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दे सकता है। भारत सरकार जिस तरह नीरव मोदी को भारत लाने के लिए गंभीर है, ऐसे में नीरव मोदी का बचना आसान नहीं दिखता है। वैसे भी इसी महीने के आखिर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 की प्रेसिडेंटशिप के लिए इंडोनेशिया जाने वाले हैं, जहां ब्रिटेन के नए नवेले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी पीएम मोदी की मुलाकात होने की उम्मीद है। लवीना टंडन, लंदन, आज तक। नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी ने हीरा कारोबार के नाम पर भारत में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया। फर्जीवाड़े का खुलासा हो पाता उससे पहले ही दोनों भारत छोड़कर भाग खड़े हुए, लेकिन उसके बाद से भारत से लेकर विदेशों तक नीरव मोदी के खिलाफ भारतीय जांच एजेंसियों ने कानूनी कार्रवाई का सिलसिला जारी रखा और भारत के अलग अलग शहरों से लेकर विदेशों तक नीरव मोदी की करीब 1000 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं अब तक। देखें रिपोर्ट। नीरव मोदी भारत से तो भाग खड़ा हुआ था, लेकिन भारत के अलग अलग शहरों में उसका साम्राज्य फैला हुआ था। जांच एजेंसियों ने जब कार्रवाई शुरू की तो अलीबाग में नीरव मोदी का अवैध बंगला सबसे पहले टारगेट पर आया।
नीरव के इस आलिशान बंगले में बेशकीमती साजो सामान थे, बेशकीमती पेंटिंग्स थी, कीमती घड़ियां थी। $376 वर्ग मीटर की जगह अवैध रूप से नीरव मोदी ने 33,000 वर्ग फीट का आलिशान बंगला बना डाला था, जिसमें हजार वर्ग फीट के तो स्विमिंग पूल थे। जांच एजेंसियों को नीरव मोदी की कुल 22 महंगी कारें भी मिली थी। नीरव मोदी के घर से मिली बेशकीमती सामानों की जब मार्च 2020 में नीलामी की गई, तो सिर्फ पेंटिंग्स, घड़ियां, पर्स और हैंडबैग जैसी चीजों की नीलामी से प्रवर्तन निदेशालय ने 51 करोड़ रुपए जुटाए थे। इसके बाद भारत में चल रही अदालती कार्रवाई में नीरव मोदी को आर्थिक अपराध का भगोड़ा अपराधी करार दिया गया और पीएमएलए कोर्ट ने नीरव मोदी को 1400 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश भी दिया था। इसके बाद सरकार ने FEO एक्ट 2018 के सेक्शन 12, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 8 के तहत नीरव मोदी की संपत्तियां अपने कब्जे में ले ली थी। इसमें मुंबई, दिल्ली, जयपुर, अलीबाग और सूरत जैसे शहरों में नीरव की संपत्तियां कब्जे में ली गई थी। नीरव मोदी ने फर्जीवाड़े की कमाई से अरबों की संपत्ति मुंबई में ही खड़ी कर ली थी। बताया जाता है कि मुंबई के वर्ली में समुद्र महल बिल्डिंग में नीरव मोदी के 6 अपार्टमेंट थे। इसके अलावा काला घोड़ा इलाके में 3,500 वर्ग फीट का रिदम हाउस था। मुंबई में और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में उसकी 5 स्टार डायमंड कंपनी के दफ्तर थे। इसके अलावा पैडर रोड पर एक प्रॉपर्टी, ब्रिज कैंडी रोड पर एक फ्लैट और ओपेरा हाउस में 3 फ्लैट्स भी थे। जांच एजेंसियों ने सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी नीरव मोदी के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसी साल जुलाई में नीरव मोदी से जुड़ी कंपनियों के रत्न, जेवरात और बैंकों में जमा रकम समेत 253 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की संपत्ति हांगकांग में कब्जे में ली गई है। भारत में नीरव मोदी का इंतजार 13,600 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले में किया जा रहा है। उसके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। आरोप है कि नीरव और मेहुल की जोड़ी ने पंजाब नेशनल बैंक से जाली लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेकर 13,600 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया। जनवरी 2018 में दोनों भारत से भाग गए। ईडी ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि नीरव मोदी ने यूएई और हांगकांग में अपनी 15 डमी कंपनियों को 4,000 करोड़ रुपए लूट कर दिए थे। इसके अलावा इसने सबूत भी नष्ट किए और गवाहों को धमकाने की भी कोशिश की। इसके बाद मार्च 2019 में इसे लंदन में गिरफ्तार किया गया था और लंदन की निचली अदालत ने फरवरी 2021 में ही इसके भारत प्रत्यर्पण किए जाने का फैसला सुना दिया था। भारत सरकार ने अप्रैल 2021 में ब्रिटिश सरकार से भी प्रत्यर्पण की मंजूरी ले ली थी, लेकिन नीरव मोदी को भारत नहीं लाया जा सका था। आज तक ब्यूरो। दिल्ली एनसीआर में इस हफ्ते प्रदूषण से लोगों को राहत मिली है और दिल्ली और एनसीआर के शहरों में लगातार दूसरे दिन AQI में काफी कमी आई है। दिल्ली एनसीआर में इस हफ्ते प्रदूषण से लोगों को राहत मिली है। दिल्ली और एनसीआर के शहरों में लगातार दूसरे दिन AQI में काफी कमी आई है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में अब AQI 300 से कम आ गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक दिल्ली में 235 से 270 के बीच AQI दर्ज किया जा रहा है। हालांकि ये आंकड़ा अभी भी साफ हवा के लिहाज से काफी खराब है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि प्रदूषण के खतरों से बचने के लिए लोगों को खुद सावधान रहने की जरूरत है। इससे बचाव के लिए खास ध्यान रखने की जरूरत है कि जब हम घर से बाहर निकलें तो N95 मास्क जरूर लगाएं। इसके अलावा आंखों पर चश्मा भी लगाएं ताकि पॉल्यूशन से होने वाली आईज में जलन से बचाव किया जा सके। हो सके तो आईज को वॉश करें और अगर जलन या समस्या ज्यादा हो रही हो तो डॉक्टर की सलाह से आई ड्रॉप्स भी ले सकते हैं। घर के अंदर पोल्यूशन का इफेक्ट कम से कम रखने के लिए घर में मोमबत्ती या केमिकल वाली चीजें ना जलाएं, ना ही स्मोकिंग करें। इसके अलावा आप घर में एयर प्यूरिफायर लगाएं या फिर कई नेचुरल एयर प्यूरिफायर प्लांट्स भी होते हैं जिन्हें घर में लगाने से ऑक्सीजन की मात्रा भी अच्छी रहती है। इस हफ्ते बुधवार को भी दिल्ली का AQI 300 के नीचे आने के बाद 23 अक्टूबर के बाद सबसे कम दर्ज किया गया था। इसके साथ ही एनसीआर के शहरों में भी हवा की क्वालिटी में सुधार देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम और नोएडा के AQI में काफी गिरावट दर्ज की गई है।
अब पराली के धुएं के कुल प्रदूषण में हिस्सेदारी भी घटकर महज 5% रह गई है। ऐसे में 2 साल बाद नवंबर में सबसे साफ हवा देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे हालात हर जगह नहीं हैं। खासकर हरियाणा के कई इलाकों में तो लोग अभी भी प्रदूषण से बेहद परेशान हैं। ये स्मोक पड़ने में मेनली वॉकिंग में तो मेरे को थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम लग रही है और काफ़ी सारे लोग अब मास्क लगा के आने लगे हैं, मैं जो देख रही हूँ यहाँ पर। और फॉग जो स्मोक है ये बढ़ता ही जा रहा है, 5-6 दिन से तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मॉर्निंग वॉक में एक तो चलने में थोड़ा सा जो है ना सफोकेशन सा होता है और क्योंकि जो है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और बारिश हुई नहीं, इसकी वजह से जो बड़ी दिक्कत होती है। फिलहाल समस्या इस बात की है कि प्रदूषण से राहत का ये सिलसिला लंबा चलने के आसार नहीं है। पूर्वानुमानों के मुताबिक हवा की दिशा बदलने पर पराली का धुआं फिर से इस हफ्ते के आखिर तक परेशानी बढ़ा सकता है। इसके चलते लोगों को फिर से खराब हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जो सेहत के लिहाज से बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। आज तक ब्यूरो। देश की अर्थव्यवस्था को सितंबर-अक्टूबर में त्योहारों का जोरदार साथ मिला था और इस दौरान केवल मार्केट में ही 2.5 लाख करोड़ आने का अनुमान व्यापारी संगठनों ने लगाया था। लेकिन अब शादियों का मौसम त्योहारों को भी पीछे छोड़ने के लिए तैयार है। अनुमान है कि नवंबर-दिसंबर में शादियों के दम पर बाजार में बिक्री बंपर रिकॉर्ड कायम करेगी। इस साल अक्टूबर में गाड़ियों से लेकर गैजेट्स और घरों तक हर छोटे बड़े सामान की बिक्री ने जोरदार रफ्तार पकड़ी थी। व्यापारी संगठनों ने दिवाली तक के फेस्टिव सीजन में मार्केट में 2.5 लाख करोड़ खर्च होने का दावा किया था। इससे देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट मिलने का भरोसा भी जताया गया है। लेकिन लोगों के खर्च का ये सिलसिला त्योहारों का मौसम खत्म हो जाने के साथ थमने वाला नहीं है। अब 4 नवंबर से शुरू होकर 14 दिसंबर तक चलने वाले वेडिंग सीजन में भी जिन घरों में शादियां हैं, वहां से लेकर आमंत्रित किए जाने वाले मेहमानों तक हर कोई दिल खोलकर खर्च करने को तैयार है। ऐसे में एक सर्वे में दावा किया गया है कि इस दौरान देश भर में 32 लाख शादियां होंगी, जिनमें 3.75 लाख करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान है। पिछले साल देवोत्थान एकादशी से लेकर दिसंबर में पड़ने वाली सर्दियों के आखिरी साय तक देश भर में 25 लाख शादियां हुई थी। इनमें 3 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान जताया गया था। अनुमान है कि इन 40 दिनों में अकेले दिल्ली में ही 3.5 लाख शादियां होंगी। इन शादियों पर 75,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अगर शादी में खर्च होने वाली कुल रकम की हिस्सेदारी देखी जाए तो शादी में कुल रकम का 20% खर्च दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग करते हैं, जबकि वैवाहिक आयोजन में खर्च होने वाली 80% रकम उन एजेंसियों के पास जाती है जो इसका प्रबंधन करती हैं। शादी के मौसम से पहले एक बड़ी रकम घरों के रेनोवेशन के तौर पर सबसे पहले खर्च की जाती है। इसके अलावा ज्वेलरी, साड़ी, लहंगा, सूट, शेरवानी समेत सभी तरह के कपड़े, फर्नीचर, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, पूजा का सामान, किराना, खाद्यान्न, सजावट के सामान की भी बेहतर डिमांड रहने की उम्मीद है। बैंक्वेट हॉल, होटल, मैरिज गार्डन, कम्युनिटी सेंटर, सार्वजनिक पार्क, फार्म हाउस शादियों के लिए एकदम तैयार हैं। इस बात का भी विस्तार से ब्यौरा सामने आया है कि किस शादी में कितनी रकम खर्च होने का अनुमान है। 5 लाख शादियों में हर एक पर 3 लाख रुपए, 10 लाख शादियों में हर एक पर 5 लाख रुपए, 10 लाख शादियों में हर एक पर 10 लाख रुपए, 5 लाख शादियों में हर एक पर 25 लाख रुपए, 50,000 शादियों में हर एक पर 50 लाख रुपए से 1 करोड़ और 50,000 शादियों में हर एक पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च की जाएगी। शादियों में सामान की खरीदारी के अलावा टेंट, डेकोरेटर, फूलों की सजावट, क्रॉकरी, कैटरिंग, ट्रांसपोर्ट, सब्जी विक्रेताओं, फोटो और वीडियोग्राफर, ऑर्केस्ट्रा समेत कई तरह की सर्विसेज को पैसा मिलता है। डीजे, बारात के लिए घोड़े, लाइट और दूसरी तरह की सेवाओं से इस बार बड़ा कारोबार होने का अनुमान है। इवेंट मैनेजमेंट भी एक बड़े बिजनेस सेक्टर के तौर पर उभरा है। आदित्य केराना, आज तक।